नमस्कार दोस्तों, बच्चे कैसे हैं आप सभी लोग। ऑडियो वीडियो सभी लोगों को क्लियर आ रही है? ऑल गुड। जल्दी से यस टाइप करेंगे बच्चे चैट बॉक्स में। कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को। ऑल गुड है, सब बढ़िया है, ठीक है। तो बच्चे जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो सेक्शन 218 का जो रूल है कि भाई एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस के बारे में देयर हैज टू बी वन चार्ज एंड फॉर दैट वन चार्ज देयर हैज टू बी वन ट्रायल। तो अगर एक से ज्यादा डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस हैं तो सेपरेट चार्जेस होंगे और सेपरेट ट्रायल्स होंगे। फिर मैंने आपकी उसकी कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस बताई थी जिसकी शुरुआत हमारी सेक्शन 219 से हुई थी। अब जो हमारा सेक्शन 219 था बड़ा स्पेसिफिक सा सेक्शन था। उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट थी कि पहली बात कि जो ऑफेंसेस होने चाहिए वो भले ही एक से ज्यादा हो बट वो सेम काइंड के होने चाहिए। और सेम काइंड का मतलब दे आर प्रोवाइडेड अंडर द सेम सेक्शन, दे कम विद द सेम पनिशमेंट। ठीक है, बस उसमें अटेम्प्ट वाली सिचुएशन इंक्लूड कर दो और सेक्शन 379 और 380 वाली, मतलब थेफ्ट और थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस वाली। ठीक है, बस इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि वो जो सेम काइंड के ऑफेंसेस हैं उनको जो कमिटल है उनका दैट हैज टू बी बिटवीन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, पहला ऑफेंस से लास्ट ऑफेंस तक। और जो मैक्सिमम नंबर है जिनका एक साथ ट्रायल चलाया जा सकता है दैट इज 3। ठीक है, तो 3 ऐसे केसेस का एक साथ ट्रायल चलाया जा सकता है। सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सेप्शन जो सेक्शन 219 के अंदर प्रोवाइड किया है। पर मैंने आपको जाते जाते ये बोला था कि देखो अगर हम लोग जज करें इसको कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे तो सेक्शन 219 का जो एक्सेप्शन है वो एक ट्रू एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि सेक्शन 218 भी जो प्रिंसिपल एस्टेब्लिश करता है ना उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि सेपरेट चार्ज के लिए या सेपरेट ट्रायल के लिए देयर हैज टू बी डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। मतलब हर एक दूसरा ऑफेंस की वजह से सेपरेट चार्ज होना जरूरी नहीं है, वो जो दूसरा ऑफेंस है इट हैज टू बी डिस्टिंक्ट। पर वहीं 219 में आपने बोल दिया कि सेम काइंड। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो सेम काइंड जिस तरीके से डिफाइन किया है वो बहुत पेकुलियर है। मतलब सेम सेक्शन के अंदर होना, सेम पनिशमेंट पाना, दैट इज वेरी पेकुलियर। वो उससे थोड़ा सा ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है सेक्शन 218 के अंदर जब हम डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस को समझते हैं। तो अगर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस की कैटेगरी में केवल वो ऑफेंसेस नहीं गिरते जो सेम सेक्शन या सेम पनिशमेंट पाते हैं, ऐसे ऑफेंसेस भी गिर सकते हैं जो भले ही डिफरेंट सेक्शंस के अंदर हो, भले ही डिफरेंट पनिशमेंट्स पाते हो, बट मोर और लेस एक ही जैसे हैं, मिलते जुलते से हैं, तो वो डिस्टिंक्ट नहीं कहलाते हैं। तो आइडिया थोड़ा सा ब्रॉडर है 218 के अंदर। 219 के अंदर उसको ज्यादा पेकुलियर कर दिया है। फिर भी मैं अपनी बात से स्टिक करूंगा कि 219 का एक्सेप्शन है तो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, और वो जो सारे रूल्स जो मैंने बताए आपको वो भी इंपॉर्टेंट है। बट ये जो डिमार्केशन किया है ना सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस का, उसकी कुछ बहुत ज्यादा जरूरत थी नहीं। दिस सिचुएशन वाज ऑलरेडी इम्प्लाइडली कवर्ड अंडर सेक्शन 218। अगर मैं बोलूं जो रियल एक्सेप्शंस हैं वो शुरू होते हैं सेक्शन 220 से। तो हमारा जो एक्सेप्शन नंबर 2 है, द सेकंड एक्सेप्शन, दैट कम्स विद सेक्शन 222 220 सेक्शन 220। अब देखो ये वाला एक्सेप्शन क्या कहता है। ये वाला एक्सेप्शन बच्चे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राधा ये वाला सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो सिचुएशन क्रिएट की गई है वो बड़ी प्रैक्टिकल है। ये आपको इतनी सुपरफ्लस फील नहीं होगी जैसा 219 के साथ हो रहा था। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल, प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सेक्शन 220 के अंदर जो हेडिंग है वो तो हमको ज्यादा गाइड नहीं करती है, तो बस इतना सा बोलती है कि जो ट्रायल है वो एक या एक से ज्यादा अपराध के बारे में कैसे चलेगा। तो देखो क्या बोला जा रहा है। ये जो सबसेक्शन 1 है वो बोलता है अगर किसी सीरीज ऑफ एक्ट्स के अंदर, भाषा को देखना बच्चे, किसी सीरीज ऑफ एक्ट्स के अंदर जो सीरीज ऑफ एक्ट एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इस तरीके से जुड़ी हुई है कि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। ये एक्सप्रेशन हमने बच्चे कई बार पढ़ा है एविडेंस लॉ में, सीपीसी में, और अब देखो सीआरपीसी में भी पढ़ रहे हैं। तो सीरीज ऑफ एक्ट्स का होना, उन सीरीज ऑफ एक्ट्स का एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ा होना कि वो सेम ट्रांजैक्शन कहलाया जा सके। अगर इस सेम ट्रांजैक्शन के अंदर दो या दो से अब ज्यादा अपराध किए जाते हैं किसी सेम व्यक्ति के साथ, ये बात तो मैंने आपको बता दी, ये बात तो मैंने आपको बता दी कि चाहे सेक्शन 218 हो, चाहे 219 हो, चाहे 220 हो, चाहे अगला सेक्शन हो 221, वहां सब जगह सिचुएशन क्या है
दैट देयर इज अ वन पर्सन जो एक्यूज है, एक व्यक्ति, एक बंदा एक्यूज्ड है, ठीक है। तो ये जो सेम ट्रांजैक्शन के दौरान दो या दो से ज्यादा अपराध किए जा रहे हैं, ये सेम पर्सन के द्वारा किए जा रहे हैं। तो अगर ये ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये जो व्यक्ति है जिसने इस एक ट्रांजैक्शन के दौरान दो या दो से ज्यादा अपराध किए हैं, उन सारे अपराधों के बारे में उसके ऊपर चार्ज लगाया जा सकेगा एक, और उस एक चार्ज के बारे में ट्रायल चलाया जा सकेगा एक ही ट्रायल के अंदर, ठीक है, हर इस अपराध के लिए। अब ये जो सेक्शन है ये बच्चे पूरी तरीके से डिपेंड करता है कौन से कॉन्सेप्ट पे, ट्रांजैक्शन के कॉन्सेप्ट पे। अब ये जो ट्रांजैक्शन का फंडा है, ये वैसे हमने जब एविडेंस में पढ़ा था तब मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी, एक बार फिर कोशिश करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ना ट्रांजैक्शन, इसको समझो बच्चे। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो कंटिन्यूटी में है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, कोई चीज जो चलती जा रही है, इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो मानो कोई ऐसी परिस्थिति है जहां पर कुछ एक्ट्स किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये एक्ट्स है, ये अलग एक्ट है, ये अलग एक्ट है, ये अलग एक्ट है, ये अलग एक्ट है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये इंडिपेंडेंट एक्ट्स हैं। मानो ये एक्ट कोई अपराध है, मानो ये 3 एक्ट मिला के कोई अपराध है, मानो ये 5 एक्ट मिला के कोई अपराध है, ऐसा हो सकता है। बट दीज आर ऑल सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट एक्ट्स, और इनकी वजह से जो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं, दे शुड ऑल्सो बी सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट। जैसे चोरी होना, किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देना, और ग्रीवियस हर्ट की वजह से किसी का मर्डर हो जाना, किसी की हत्या हो जाना। सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफेंसेस निकल के आ रहे हैं इन सेपरेट और इंडिपेंडेंट एक्ट से। तो सेक्शन 218 के अनुसार क्या होना चाहिए? सेपरेट चार्ज, सेपरेट ट्रायल। पर हमारा जो सेक्शन 220 का सबसेक्शन 1 है बच्चे, वो कहता है अगर ये जो सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट एक्ट्स हैं, अगर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और किस आधार पर जुड़े हुए हैं? ये इस आधार पर जुड़े हुए हैं कि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, कि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है मतलब ऐसा हो सकता है कि इन सारे एक्ट्स के बीच में प्रॉक्सिमिटी हो, क्लोजनेस हो, और ये प्रॉक्सिमिटी जो है ये समय से भी जुड़ी हो सकती है, टाइम से भी जुड़ी हुई हो सकती है, कि ये एक के बाद एक के बाद एक हुए, ये 2 बजे हुआ, ये 2:15 बजे हुआ, 2:17 पे हुआ, 2:20 हुआ, तो देयर मे बी प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम। और ऐसा भी हो सकता है दैट देयर इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ स्पेस, मतलब एक ही जगह पर हुए, ये यहां पे हुआ, उसके बराबर में यहां पे हुआ, यहां पे हुआ, या फिर सारे एक ही जगह पे हुए, या फिर दोनों स्थिति हो सकती हैं। कहने का मतलब है कि सेम ट्रांजैक्शन का मतलब है कि ये जो सारे एक्ट्स हैं भले ही कंसेप्चुअल तौर पर एक दूसरे से अलग हों, जैसे चोरी के लिए प्रॉपर्टी मूव करना, या ग्रीवियस हर्ट के लिए सर पे डंडा मारना, या मर्डर के लिए इंटेंशन होना, दीज आर ऑल सेपरेट थिंग्स, सेपरेट रिक्वायरमेंट, सेपरेट एक्ट्स। बट अगर ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं प्रॉक्सिमिटी के आधार पर, जो प्रॉक्सिमिटी चाहे समय की तरह आ रही हो या जगह की वजह से आ रही हो, तो हम ये बोल सकते हैं
कि ये सारे के सारे एक्ट सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एक बार हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगर कोई भी सीरीज ऑफ एक्ट्स, चाहे वो एक दूसरे से कितने भी अनकनेक्टेड नेचर के हों या डिफरेंट नेचर के हों, अगर वो एक दूसरे से सेम ट्रांजैक्शन के तौर पर जुड़े हुए हैं, तो वो जो भी अपराध बना रहे हैं, मतलब उन एक्ट्स की वजह से जो भी ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं, जैसे थेफ्ट, ग्रीवियस हर्ट या फिर मर्डर, उन सब के बारे में सिंगल ट्रायल चलाया जा सकेगा, एक ही कार्यवाही के अंदर वो सारे अपराध। अब ये जो परिस्थिति मैंने आपको बताई, 95% ऑफ द केसेस जो भी आप देखते हो कि किसी केस के अंदर एक ही व्यक्ति के खिलाफ अलग अलग अपराधों में कार्रवाई चल रही होती है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण वजह ये सेक्शन होता है कि अगर एक ही व्यक्ति ने एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर कई सारे अपराध कर दिए हैं, तो उन सब के बारे में उसके ऊपर एक ही केस चलाया जा सकता है। तभी हम देखते हैं कि एक ही केस के अंदर किसी व्यक्ति पे किसी महिला का रेप करना और मर्डर करना दोनों का चार्ज चल रहा है, या उसके पति को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना वो भी उसी केस के अंदर डिस्कस हो रहा है, बिकॉज दे आर ऑल कनेक्टेड बाय वे ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। पर बच्चे ये जो सेम ट्रांजैक्शन वाली बात है ना, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। मतलब दो फैक्ट्स एक दूसरे से प्रॉक्सिमेट है या नहीं, दो एक्ट्स एक दूसरे से प्रॉक्सिमेट है या नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस ऑफ ए पर्टिकुलर केस। सारी परिस्थितियों को, सारी सिचुएशंस को समझने के बाद ही हम इस नतीजे पे पहुंच पाएंगे कि कोई भी एक्ट जो करे गए हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा, वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट कंसीडर किए जा सकते हैं या नहीं। और ये जो सेक्शन 220 का सबसेक्शन 1 है, इट विल ओनली अप्लाई टू सच सिनेरियोज जहां पे कोर्ट सेटिस्फाइड हो कि all those act did constitute the part of same transaction। वो सबसे बड़ी प्रीरिक्विजिट है। तो बच्चे ये सबसे आसान भी है और सबसे कठिन भी है। 219 की तरह यहाँ पे 10 चीजें नहीं देखनी पड़ रही कि भाई 3 ऑफेंस चाहिए, 12 महीने वाला चाहिए, सेम नेचर होना चाहिए, इतना हमें ड्रामा नहीं कर रहे यहाँ पे। ना ही यहाँ पे कोई 1 साल वाली रिक्वायरमेंट है, 12 महीने वाली रिक्वायरमेंट है, ना ही यहाँ पे कोई 3 ऑफेंसेस वाली लिमिट है, और ये ना ही यहाँ पे कोई भी सेम नेचर वाली प्रीरिक्विजिट है। तीनों ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे अपराध अलग अलग हों कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए हमको, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक रिक्वायरमेंट है, सेम ट्रांजैक्शन होने की। अगर इसको प्रूव कर पाए और इसके बारे में कोर्ट सेटिस्फाई हो पाया, तो कोई परेशानी नहीं है एक ही ट्रायल चलाने के लिए, भले ही वो ऑफेंसेस कितने भी अलग हों एक दूसरे से। पर बच्चे एक बात को और समझिएगा, कि हमारा ये जो, वैसे थोड़ा मैं डीप ले जा रहा हूं, हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो जाएं। बच्चे जब से 218 से बात शुरू नहीं हुई है, आपको याद रखिएगा हम 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफेंसेस, चार्जेस और ट्रायल। इन 3 चीजों के बारे में बात हो रही है, ऑफेंसेस, चार्जेस, ट्रायल। कितने ऑफेंसेस हैं, कितने चार्जेस हैं, कितने ट्रायल हैं। जो सेक्शन 219 था वो इन दोनों के बारे में था, जो कह रहा था अगर सेम काइंड के ऑफेंसेस हैं तो उनके बारे में एक ही चार्ज हो सकता है और एक ही ट्रायल हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। 219। पर ये जो सेक्शन 220 का सबसेक्शन 1 है, इट इज नॉट अबाउट द चार्जेस, इट इज ओनली अबाउट द ट्रायल। कहने का मतलब है कि वो जो ऑफेंसेस हैं
जो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, अगर वो अलग अलग ऑफेंसेस हैं तो उनके बारे में चार्ज तो अलग अलग फ्रेम किया जा सकता है। जैसे एक चार्ज फ्रेम कर दिया मर्डर का, एक चार्ज फ्रेम कर दिया रेप का, दैट इज पॉसिबल। जो लिबर्टी दी जा रही है, मतलब जो फायदा है इस प्रोविजन का, वो ये है कि अलग अलग चार्जेस होने के बावजूद उन चार्जेस के बारे में ट्रायल एक ही चलाया जा सकेगा। मतलब एक ही केस के अंदर उन सारे चार्जेस को कंसीडर किया जा सकेगा। ये एक्सेप्शन है 218 का, क्योंकि 218 क्या कहता है, फॉर ईच सेपरेट चार्ज देयर नीड्स टू बी अ सेपरेट ट्रायल। पर यहां पे सेपरेट चार्ज होने के बावजूद सेपरेट ट्रायल जरूरी नहीं है अगर वो सेम ट्रांजैक्शन है तो। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, बट नहीं आई है तो दोबारा देखना वीडियो, जरूरी है इस बात को समझना। अब मुझे फटाफट से वाई टाइप के चैट बॉक्स में बताओ कि आपको ये सबसेक्शन 1 समझ में आया है या नहीं। टाइम प्लस स्पेस, स्पेस मतलब होता है बच्चे जगह, ज्योग्राफी। जैसे यहां से 10 मीटर दूर, 50 मीटर दूर, तो मैंने एक को यहां पे चाकू मारा, दूसरे की यहां पे चोरी करी, और तीसरे को यहां पे मैंने घूसा मार दिया। सो दिस इज द प्रॉक्सिमिटी ऑफ स्पेस। ठीक है, चलो नाउ कम टू दी सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 जो है ये अलग रूल की बात करता है। ठीक है, यहां पे इस सेक्शन के अंदर अलग अलग रूल्स है, वो एक इंडिपेंडेंट हो गया सेम ट्रांजैक्शन वाला। यहां पे बोला जा रहा है कि जहां पे किसी व्यक्ति पे चार्ज लगाया जा रहा है एक या एक से ज्यादा अपराधों का, और वो जो एक या एक से ज्यादा अपराध हैं, वो अपराध या तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के हैं या फिर डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के हैं। इन दोनों अपराध की चर्चा बच्चे हमने सेक्शन 212 के अंदर भी की थी, पर उसको अभी 212 को भूल जाओ क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं, उसमें दोबारा दिमाग नहीं मारना। अभी बस मेरी बात को सुनो कि कोई भी व्यक्ति है जिसपे जो चार्ज लगाया जा रहा है वो एक है या दो या दो से ज्यादा है, पर वो जो चार्जेस हैं वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में है। और साथ ही साथ ये जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ ये चार्जेस लगे हैं, बात याद रखना कि हर सेक्शन में ये जो मैं पढ़ा रहा हूं 220 या 219 या 218 या जो अगला पढ़ाऊंगा 221, सब में जो है अपराधी है वो एक ही है। तो ये जो अपराधी है जिसपे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का चार्ज लगा हुआ है, उस पे चार्ज लगाया जा रहा है फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का। फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है, हिसाब किताब में हेरा फेरी करने का। अब ये जो दोनों अपराध हैं बच्चे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, किसी का भरोसा तोड़ना, जब आपने किसी के भरोसा किया, जैसे मैंने किसी को क्लर्क रख रखा है, वो बदमाशी दे रहा है, मेरे पैसे को मार रहा है, दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दी भरोसे के साथ, उसने उसको मिसएप्रोप्रिएट कर लिया। वो थेफ्ट तो नहीं माना जाएगा क्योंकि उसको मैंने अपनी मन मर्जी से दी, पर वो अगर उसको इलीगली अपने पास रख रहा है, अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो वो मिसएप्रोप्रिएशन माना जाता है। तो अगर इन दो अपराधों के साथ साथ किसी व्यक्ति पे फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का भी चार्ज लगाए कि उन्होंने इन दोनों कामों को करने के लिए किसी हिसाब किताब में भी हेराफेरी की है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो व्यक्ति है इसका जो ट्रायल है वो एक ही ट्रायल के अंदर चलाया जा सकेगा, भले ही आप देख रहे हो ऑफेंसेस अलग अलग है। तो कहने का मतलब अगर आसान भाषा में बताऊं, अगर कोई भी केस आपके सामने ऐसा आए जिसमें एक एक्यूज है, जिसमें वन एक्यूज है, जिसके ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर और लिखा हुआ है या फिर डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का चार्ज है, इन दोनों में से कोई एक चार्ज है या फिर दोनों भी हैं, साथ ही साथ उस पे जो चार्ज लग रहा है वो लग रहा है दोनों में से किसी के भी साथ फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट का, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट का। तो चाहे ये वाली सिचुएशन हो एक चार्ज ये एक चार्ज ये, चाहे ये वाली सिचुएशन हो एक चार्ज ये एक चार्ज ये, दोनों ही जगह बच्चे दो चार्ज हो जा रहे हैं, दो अपराध हो जा रहे हैं, और दो अपराध हैं तो दो चार्जेस होने चाहिए, और दो चार्जेस होंगे तो दो ट्रायल होने चाहिए। पर इस एक्सेप्शन के अनुसार भले ही दो अलग अलग अपराध इन्वॉल्व हों,
भले ही इनके ऊपर 2 चार्जेस भी बना दिए जाएं, पर इनको एक ही ट्रायल के अंदर, सिंगल ट्रायल के अंदर सुना जा सकेगा। और इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? पिछले वाले का तो चलो सेम ट्रांजैक्शन था, यहां तो सेम ट्रांजैक्शन नहीं लिखा है। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि ये जो दोनों ही अपराध हैं, ये एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा रहेगा। अगर अलग अलग ट्रायल चलाओगे, इसका अलग चलाओगे, इसका अलग चलाओगे, तो इस कोर्ट के पास भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रह जाएगी, इस कोर्ट के पास भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रह जाएगी। क्योंकि ये जो फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट है, ये एक तरीका है इस अपराध को करने का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करने का या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी करने का। दिस इज द मैनर ऑफ अचीविंग दिस रिजल्ट। उसको आप अलग कर ही नहीं सकते, और अलग करने की कोशिश करोगे तो दोनों ही जगह कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगी। तो यहां पे जो लॉजिक है सेम ट्रायल चलाने का, वो ये नेचर ऑफ ऑफेंसेस है, कि इनका नेचर इतना क्लोज है एक दूसरे से कि हमको ना ही सेम ट्रांजैक्शन की जरूरत है, ना ही किसी लॉजिक की जरूरत है। They by their very nature are capable of being tried through a single case। ठीक है, तो वो इसका लॉजिक है, बड़ा स्पेसिफिक है, बस इन्हीं अपराधों में है और किसी में नहीं। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लस फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो ये हो गया बच्चे हमारे सेक्शन 220 का दूसरा पॉइंट। नाउ कम टू सेक्शन 220 का तीसरा पॉइंट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान से सुनना। अगर वो जो एक्ट्स हैं, वो जो कृत्य हैं, जिनकी वजह से वो अपराध की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, अगर वो जो एक्ट है वो 2 या 2 से ज्यादा अपराधों की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है या कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो जो व्यक्ति है जिसने उन एक्ट्स को किया है, जो 2 या 2 से ज्यादा अपराधों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, तो उसके ऊपर उन सारे अपराधों का चार्ज लगाया जा सकेगा और उन सारे अपराधों के बारे में एक साथ एक ही कोर्ट में ट्रायल चलाया जा सकेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, और बच्चे ऐसा बहुत होता है, ये कोई यूनिक सिचुएशन नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, दिस इज वेरी कॉमन। क्योंकि काफी अपराध ऐसे हैं हमारे आईपीसी के अंदर या बाकी पीनल लॉज के अंदर जहां पे ओवरलैप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, हमको क्या चाहिए इसके लिए। मानो कोई व्यक्ति है, मानो बच्चे ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने कुछ कृत्य करे हैं, कुछ एक्ट्स करे हैं, मानो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्ट्स करे हैं। अब ये जो 10 एक्ट्स हैं, ये जो 10 एक्ट्स किए गए हैं, ये ऐसे एक्ट्स हैं जो किसी एक ऑफेंस नहीं, एक से ज्यादा ऑफेंस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी को बिना पूछे हिलाया गया, उसको ले जाया गया, और अगर वो प्रॉपर्टी ली गई किसी घर से, तो वो कौन सी सिचुएशन हो जाएगी? थेफ्ट फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस। तो जैसे कंपेयर करें थेफ्ट का अपराध और थेफ्ट फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस का अपराध, कितना क्लोज है? कितना क्लोज है? वही रिक्वायरमेंट जो थेफ्ट की है, उसमें अगर एक और रिक्वायरमेंट जोड़ दो कि वो ड्वेलिंग हाउस से हो रही है, तो वो इस अपराध की हो जाती है। तो अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि किसी व्यक्ति ने जो कृत्य किए हैं वो एक से ज्यादा अपराधों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, तो क्या करोगे आप? और हम अभी चार्ज की स्टेज में, अभी केस चला नहीं है, केस खत्म नहीं हो रहा, जजमेंट नहीं सुनाई जा रही, अभी तो बस हम सपोज कर रहे हैं कि इसने ये किया होगा या ये किया होगा। वो तो आगे चल के जब कार्रवाई होगी, एविडेंस वगैरह लिया जाएगा, विटनेस वगैरह आएंगे, तब पता चलेगा कि भाई क्या चीज साबित हो पाई या नहीं हो पाई। अभी तो बस फ्यूचर के भरोसे हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? किस अपराध को पकड़ोगे, किसको छोड़ोगे? तो सिर्फ यही है कि जो एक्ट्स का एलिगेशन लग रहा है कि इस व्यक्ति ने ये किया है,
उनसे जो जो भी अपराध बन पड़ते हैं उन सारे अपराधों के बारे में चार्ज लगा दो। पर क्योंकि वो जो सारे अपराध बन पड़ रहे हैं वो अलग अलग सेट ऑफ एक्ट से नहीं आ रहे हैं, वो एक ही सेट ऑफ एक्ट से आ रहे हैं, तो उनके बारे में अलग अलग केस चलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर उन्हीं सेट ऑफ एक्ट्स की वजह से आप थेफ्ट का केस चलाओगे किसी एक कोर्ट में, और उन्हीं सेट ऑफ एक्ट्स की वजह से थेफ्ट इन फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस का केस चलाओगे किसी दूसरे कोर्ट में, तो वो तो डबल जियो पार्टी की दिक्कत हो जाएगी कि एक में सजा दे दोगे उन्हीं एक्ट्स के लिए तो कल को दूसरे में भी दे दोगे उन्हीं एक्ट्स के लिए। तो नो पर्सन शुड बी पनिश्ड फॉर द सेम एक्ट्स मोर देन वंस, तो डबल जियो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पे सेम कृत्य, ऐसा नहीं है कि इन चीजों को उसने 2 बार किया है, एक बार पहले किया है तो वो थेफ्ट था, दूसरी बार नहीं, द सेम एक्ट्स, द वेरी सेम एक्ट्स आर फॉलिंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ 2 ऑफेंसेस। तो ऐसी सिचुएशन में अच्छा यही रहता है कि उन दोनों ऑफेंसेस या 2 से ज्यादा ऑफेंसेस जो भी हैं उनके बारे में चार्ज फ्रेम करो और उनके बारे में ट्रायल चलाओ एक ही कोर्ट के अंदर, जिससे कल को जिस भी ऑफेंस की रिक्वायरमेंट प्रूव हो पाएंगी उस कोर्ट के सामने, उस ऑफेंस के अंदर कोर्ट जो है पनिश कर देगा। कोई परेशानी होगी नहीं, डबल जियो पार्टी का पंगा आएगा ही नहीं, जिसकी सेटिस्फाई होती दिखेंगी उसको सेटिस्फाई कर देगा वो। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए थर्ड पॉइंट के लिए? एक ऐसी स्थिति जहां पर एक सेट ऑफ एक्ट्स किए गए हैं और वो जो सेट ऑफ एक्ट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रहे हैं एक से ज्यादा ऑफेंसेस की। तो वो जो एक से ज्यादा ऑफेंसेस है उनके बारे में चार्ज भी लगाया जा सकता है और ट्रायल भी चलाया जा सकता है एक ही कोर्ट के सामने। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड सिचुएशन जो हमारी आपके इस सेक्शन के अंदर आ रही है, सेक्शन 220 के अंदर आ रही है। अब आती है बच्चे आखिरी स्थिति, और ये जो आखिरी स्थिति है इसको पहली बात तो है कि आप कंफ्यूज मत करना तीसरी वाली स्थिति से जिसको मैंने अभी पढ़ाया, क्योंकि आपको सुनने में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी बट बहुत अलग है। और मैं आपको बताऊं कि जितनी महत्वपूर्ण तीसरी स्थिति है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये चौथी स्थिति है। तो वो शेर तो ये सभा शेर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन है। यहां पे क्या हो रहा है, चौथी परिस्थिति में क्या हो रहा है कि कई सारे एक्ट्स हैं जिनमें अगर एक या एक से ज्यादा को मिला के देखें तो एक अपराध निकल के आता है, और अगर सबको मिला दें तो दूसरा अपराध निकल के आता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो वो जो व्यक्ति है उस पे चार्ज लगाया जा सकेगा उन सारे अपराधों का जो कुछ एक्ट से कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं या सारे एक्ट से कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं, और एक ही ट्रायल के अंदर उन सारे अपराधों के बारे में कार्यवाही चलाई जा सकेगी। तो मतलब यहां पे सिचुएशन कैसी है, यहां पे परिस्थिति क्या बन रही है बच्चे? यहां पे परिस्थिति बन रही है कि एक व्यक्ति ने सेट ऑफ एक्ट्स किए हैं, एक व्यक्ति ने सेट ऑफ एक्ट्स किए हैं। उन सेट ऑफ एक्ट्स में क्या हो रहा है, अगर हम किसी एक इंडिपेंडेंट एक्ट को ले रहे हैं तो कोई डिफरेंट ऑफेंस बन रहा है। जैसे किसी व्यक्ति ने मानो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्ट करे, अगर हम इन 10 एक्ट्स के केवल 5 एक्टों को मिला के देखें तो हमारे आईपीसी का कोई फलाना एक्स सेक्शन सेटिस्फाई हो रहा है, कोई फलाना एक्स अपराध बन रहा है। पर वहीं अगर हम उन सारे कृत्यों को मिला दें जो उसने किए हैं तो हमारे आईपीसी का कोई दूसरा अपराध सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे अगर केवल 5 को देख रहे हैं तो स्थिति मानो केवल थेफ्ट की बन रही है, और सबको मिला के देख रहे हैं तो स्थिति एक्सटॉर्शन की बन रही है। तो ऐसी सिचुएशन है, केवल 5 को देख रहे हैं तो स्थिति रॉबरी की बन रही है, सबको मिला के देख रहे हैं तो स्थिति डकॉइटी की बन रही है। 5 को देख रहे हैं तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन रहा है, सबको देख रहे हैं तो मर्डर बन रहा है।
5 को देख रहे हैं तो हर्ट बन रहा है सेक्शन 324, सबको मिला के देख रहे हैं तो ग्रीवियस हर्ट बन रहा है 326। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो जो सारे एक्ट्स किए गए हैं उनमें से केवल कुछ को देखें तो अलग अपराध, सबको देखें तो अलग अपराध। तो बच्चे पर ये फिर से वही बात जो मैं रिपीट करूंगा कि ये तो चार्ज की स्थिति है ना, ये जो सारे कृत्य के बारे में हम बात कर रहे हैं इनके बारे में तो केवल एलिगेशंस है। स्टेट कह रही है, प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि इस व्यक्ति ने ये किया है, पर ये साबित तो नहीं हुआ है ना। हम तो अभी केवल एलिगेशंस के आधार पर जज कर रहे हैं कि ये अपराध बन रहा है या ये अपराध बन रहा है। अब कल को वो स्टेट इनमें से कौन से एक्ट्स को प्रूव कर पाएगी भगवान जाने। तो अगर अभी हम ये बड़े वाले अपराध को मान लें, छोटे वाले को छोड़ दें, तो कल को अगर स्टेट प्रूव नहीं कर पाई सारे तो छूट जाएगा। ऐसे ही अगर हम छोटे वाले को मान लें, बड़े वाले को छोड़ दें और स्टेट ने अगर सब प्रूव कर दिए तो छोटे के लिए पनिशमेंट पाएगा, बड़े वाला छूट जाएगा। तो दोनों ही जगह परेशानी है, दोनों ही जगह रिस्क है। फॉर दैट रीजन हमारी ये जो चौथी परिस्थिति है ये लिबर्टी देती है किसी भी कोर्ट को कि वो जो दोनों ही 2 से ज्यादा ऑफेंसेस बन रहे हैं उन सब के बारे में चार्ज फ्रेम करे एक ही केस के अंदर और एक ही ट्रायल चलाए। तो कल को जैसी भी परिस्थिति बने, जो भी एक्ट प्रूव हो पाए, अगर वही हो पाए जो कम है जिनसे एक अपराध बन रहा था तो उसके लिए सजा दे दें, और अगर सारे प्रूव हो पाए तो उसके लिए सजा दे दें। इसलिए जो हमारी ये चौथी स्थिति है ये ऐसी परिस्थिति की बात करती है। पर दोनों में फर्क कर लो बच्चे, कंफ्यूज मत होना। ये है तीसरी स्थिति, ये है चौथी स्थिति। इसमें क्या है, इसमें उन एक्ट्स को हम डिवाइड नहीं कर रहे, केवल 2, 4, 6 को नहीं देख रहे, उन सारे एक्ट्स को देखने पर कोई 2 ऑफेंसेस की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है। सारे एक्ट्स को देखने पर उनको हम तोड़ मरोड़ नहीं रहे, यहां पे हम तोड़ मरोड़ रहे हैं। केवल कुछ को देख रहे हैं तो एक अपराध और सबको मिला के देख रहे हैं तो दूसरा अपराध। पर दोनों ही जगह जो कॉन्सिक्वेंस है वो सेम है कि यहां पर जो अलग अलग अपराधों की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है उनके बारे में चार्ज फ्रेम कर दो, ट्रायल चला लो, और यहां पे जो अलग अलग ऑफेंसेस बन रहे हैं तोड़ मरोड़ के उनके बारे में चार्ज फ्रेम कर दो, ट्रायल चला लो। द कॉन्सिक्वेंस इज द सेम। पर आप बच्चे, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, जैसे अगर हम मैं तीसरी वाली सिचुएशन लूं कि जिसमें जब हम सारे एक्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं तो 2 ऑफेंसेस बन रहे हैं, ऑफेंस ए और ऑफेंस बी। फॉर एग्जांपल मानो कल को बच्चे ये ट्रायल चला, ये केस चला और प्रोसिक्यूशन ने ये प्रूव कर दिया कि इस व्यक्ति ने सारे एक्ट्स करे थे जिसके बारे में एलिगेशन है, ये भी किया था, 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 ये भी किया था। तो कोर्ट इस व्यक्ति को सजा कैसे देगी? क्या कोर्ट इस व्यक्ति को केवल ए के लिए सजा देगी, बी के लिए नहीं, या केवल बी के लिए देगी, ए के लिए नहीं, या फिर दोनों के लिए दे देगी? ऐसे ही सवाल इसमें उठता है कि कल को मानो स्टेट ने ये सारे प्रूव कर दिया कि इसने ये भी किया था, 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 ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो हमारी जो कोर्ट है वो कोर्ट उस व्यक्ति को उस एक्स अपराध के लिए पनिश करेगी जो केवल 5 एक्स से बन रहा था, या वाई अपराध के लिए पनिश करेगी तो जो सारे 10 एक्स से बन रहा था, या फिर दोनों के लिए पनिश करी थी कि उसने 2 अपराध करे हैं। तो ये बड़ी परेशानी है, ये बड़ी दिक्कत है। इसका जवाब मिलता है बच्चे हमें सीआरपीसी के अंदर नहीं, इसका जवाब मिलता है हमें सेक्शन 71 ऑफ आईपीसी के अंदर। आईपीसी के अंदर सेक्शन 71 ऑफ आईपीसी। और सेक्शन 71 ऑफ आईपीसी कहता है कि चाहे ये परिस्थिति बन जाए कि सेम एक्ट्स डिफरेंट ऑफेंसेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करें, चाहे ये स्थिति बन जाए कि कुछ एक्ट्स एक डिफरेंट ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करें और सारे डिफरेंट ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करें, भाई कोर्ट की मर्जी है, एज पर हिज ओन चॉइस, एज पर हिज ओन अंडरस्टैंडिंग, वो उस व्यक्ति को उनमें से किसी भी अपराध के लिए पनिश कर सकती है। इस वाली सिचुएशन में देखें तो ए के लिए भी पनिश कर सकती है, बी के लिए भी पनिश कर सकती है, पर दोनों के लिए नहीं कर सकती। तो अगर सेम एक्ट्स अलग अलग ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ए के लिए पनिश कर दो या फिर बी के लिए कर दो, पर दोनों के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के लिए करोगे तो
सेम एक्ट्स को करने की सजा 2 बार मिल रही है, सेम एक्ट्स को करने की सजा। ऐसे ही अगर ये परिस्थिति बन रही है कि कुछ ऑफेंस, कुछ एक्ट्स, कोई अपराध कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सारे मिला के कोई अपराध कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो आप इसके लिए सजा दे दो या इसके लिए दे दो। ज्यादातर ऐसी सिचुएशन में इसके लिए सजा दी जाएगी जो सारे एक्ट से कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, क्योंकि वो सजा बड़ी होगी। पर दोनों के लिए नहीं दे सकते। अगर दोनों के लिए दोगे तो क्या होगा, वही जो 5 एक्ट्स हैं जिनसे ये भी अपराध बन रहा है, ये भी अपराध का वो पार्ट है, तो उन सेम एक्ट्स के लिए एक से ज्यादा बार सजा मिल रही है। तो हमको हमेशा याद रखना है, द कोर्ट कैन ईदर चूज this one or that one, this one or that one, but not both of them. This is section 71 और ये बात हमारे आखिरी सब सेक्शन 5 में लिखी गई है कि जो भी बातें हमने पढ़ी हैं, खासकर इस 3 और 4 के अंदर, क्योंकि वही बनती है बात सब सेक्शन 71 की, कि वो जो सेक्शन 71 के अंदर प्रिंसिपल है उसको पे प्रभाव नहीं डालेंगी। ठीक है, तो हमने बच्चे यहां पर 4 परिस्थितियां पढ़ी हैं जहां पर अलग अलग अपराध होने के बावजूद एक ही ट्रायल चल रहा है। पहला था ट्रांजैक्शन वाली स्थिति, बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति। दूसरी स्पेसिफिक थी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट वाली। तीसरी सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जहां पे सेम एक्ट्स डिफरेंट ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे। और चौथी सिचुएशन क्या थी, सेम एक्ट्स टेकन टुगेदर डिफरेंट ऑफेंस और कुछ पार्ट्स में डिफरेंट ऑफेंस। ये 4 परिस्थिति एक ही सेक्शन के अंदर आती हैं, सेक्शन 220 के अंदर। इसलिए बच्चे सेक्शन 220 बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। भाई बच्चे डिफरेंस क्लियर नहीं क्यों नहीं होगा, इतना इससे अच्छा क्या मैं डिफरेंस क्लियर करूं, आपके सामने पूरा मैंने बना दिया, इससे ज्यादा क्या होगा। खुद दिमाग लगाओ, थोड़ा तो बच्चे लगाना पड़ेगा। स्पून फीडिंग तो फिर वो गड़बड़ है। देखो हर बात मैंने आपको बता दी, एग्जाम्पल भी दे दिया। यहाँ पे सारे ऑफेंसेस, सारे एक्ट्स मिला के 2 डिफरेंट ऑफेंसेस है। यहाँ पे एक्ट्स को हम कुछ को कंसीडर कर रहे हैं तो कोई दूसरा अपराध, सबको कंसीडर कर रहे हैं कोई तो दूसरा अपराध। ठीक है, अब मुझे फटाफट से बताओ, आर वी ऑल क्लियर? इन इलस्ट्रेशन को देख लेना तो और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे फटाफट से बता दो कि ये जो सेक्शन 220 है जो महा महत्वपूर्ण है, आप सभी को इनकी चारों स्थितियां समझ में आ गई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। फटाफट से बच्चे वाई टाइप करके मुझे बता दीजिए, आर वी ऑल क्लियर सो फार? अगर कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो जाए दोबारा क्लास को देख लेना, उसमें परेशानी नहीं है, बट मोटे तौर पर बात को समझ में आनी चाहिए कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सेक्शन हमारा 220 निकला, जो लंबा चौड़ा सेक्शन था, अभी एक और लंबा चौड़ा सेक्शन आएगा, सेक्शन 223। उसके बीच में हमारा एक ये सेक्शन फंसा पड़ा है, सेक्शन 221। छोटा सा सेक्शन है, प्यारा सा सेक्शन है और बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। हमारा जो सेक्शन 221 है वो डाउट की स्थिति की बात करता है। जहां पे भी डाउट हो जाए कोर्ट को कि भाई कौन सा अपराध हुआ है, अपराध हुआ कौन सा है, तब सेक्शन 221 लगता है। तो जब भी कंफ्यूजन की स्टेट होगी, जब भी डाउट की स्टेट होगी, यू विल ऑलवेज अप्लाई सेक्शन 221। तो 221 इक्वल टू डाउट, बस इतना याद कर लो, आगे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, अगर किसी व्यक्ति ने कोई एक्ट किया है या सीरीज ऑफ एक्ट किए हैं, पर वो इस नेचर के हैं कि कोर्ट कंफ्यूज हो गया है कि असल में कौन सा अपराध हुआ है, कोर्ट के दिमाग में कई सारे अलग अलग अपराध आ रहे हैं, पर उसको क्लैरिटी नहीं बन पा रही कि असल में भाई कौन सा अपराध किया गया है, कौन से अपराध की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा कोर्ट उस एक्यूज्ड पर वो जो सारे अपराध है, जिन सारे अपराधों के बारे में कोर्ट को लग रहा है कि भाई ये अपराध हो सकता है कि इसने किया हो, उन सारे अपराधों के बारे में चार्ज लगा सकता है और उन सारे अपराधों के बारे में एक ही ट्रायल चलाया जा सकता है। और कल को ट्रायल में जैसी परिस्थिति बनेगी,
जो जो चीजें प्रूव होती जाएंगी और उनके जो चीजें प्रूव हो रही हैं उनके आधार पर जो भी अपराध बन के आएगा उन सारे अपराधों में से जिसके बारे में चार्ज लगाया था उसकी सजा दे देंगे। सिंपल सी बात है। कितनी सिंपल सी बात है बताओ, है कि नहीं है? एक व्यक्ति है, बस डिफरेंस समझो, कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है सबके बीच में। एक व्यक्ति ने मानो 5 एक्ट करे, 5 कृत्य करे हैं। अब ये जो 5 कृत्य हैं इनका नेचर ऐसा है कि कोर्ट समझ नहीं पा रहा कि ये जो 5 कृत्य किए हैं इनसे अपराध हुआ कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट समझ नहीं पा रहा कि थेफ्ट हुआ है या फिर थेफ्ट फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस हुआ है या फिर रॉबरी हुई है या फिर डकॉइटी हुई है या फिर एक्सटॉर्शन हुआ है। ऐसा कब होता है? जहां पर एलिगेशंस जो लगाई जाती हैं या एलिगेशंस के सपोर्ट में जो भी चीजें उपस्थित होती हैं चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पे उसमें ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती कि असल में क्या कुछ किया गया और किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया। तो जब भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अनक्लियर हो चार्ज के स्टेज पे और क्लियरली नहीं दिख पा रहा हो कि भाई जो एलिगेशंस आ रही हैं सामने निकल के उनमें से कौन सा अपराध आखिर में निकल के आएगा, तो जरूरी नहीं है इतने सारे हों, 2 भी हो सकते हैं, 2 के बीच में भी कंफ्यूजन हो सकता है, बट देयर शुड बी ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो ऐसा है तो कोर्ट उन सारे ऑफेंसेस के बारे में जिसके बारे में भी कोर्ट को लगता है कि ये बन सकता है कि भाई हो सकता है कि जितना एलिगेशन लगे कि थेफ्ट हो सकता है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस हो सकता है रॉबरी हो सकता है डकॉइटी हो सकता है एक्सटॉर्शन हो, उन सब का चार्ज फ्रेम कर देगा और उनका ट्रायल चला देगा और फिर देखेंगे भाई ट्रायल में क्या निकल के आता है। ठीक है। अब ये डाउट की स्थिति अलग कैसे है हमारे सेक्शन 220 की थर्ड और फोर्थ स्थिति से? हमारी जो थर्ड और फोर्थ स्थितियां थी ना बच्चे, वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं था। कंफ्यूजन की वजह से 2 चार्ज नहीं लगाए जा रहे थे, वो नेचर ऑफ एक्ट्स ऐसा था कि 2 अलग ऑफेंसेस की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी, या फिर वो एक्ट्स इस प्रकार के थे कि कुछ को देख रहे थे तो कोई अलग अपराध बन रहा था और सबको देख रहे थे कोई अपराध बन रहा था। कहीं से किसी भी तरीके से कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट की परिस्थिति नहीं थी। पर ये जो सेक्शन 221 है यहां पे डाउट है कि भाई कौन सा अपराध, और ऐसा कब होता है जब इंफॉर्मेशन लैक होती है। क्योंकि ऑब्वियसली यार चार्ज की स्टेज है, अभी तो किसी की बहुत ज्यादा हुआ नहीं ना अभी कुछ काम। अभी ज्यादा से ज्यादा कोर्ट के पास क्या होगा, अगर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कॉग्निजेंस ली गई है तो पुलिस रिपोर्ट होगी, 2-4 लोगों की स्टेटमेंट होगी, और कंप्लेंट के आधार पर लिखी गई है तो वो भी नहीं होगा। वो जो बस एग्जामिन किया है 200 के अंदर, वो 202 के अंदर वो होगा। उससे क्या होता है, कितनी क्लैरिटी आ पाती है। हर आदमी अपनी कहानी सुनाता है भाई, तो ऐसी सिचुएशन बहुत कॉमनली अराइज होती है। तो वहां पे हमारा सेक्शन 221 जो है वो काम में आ जाता है। अब आते हैं सबसेक्शन 2 पे। सबसेक्शन 2 जुड़ा हुआ है सबसेक्शन 1 से ही, पर एक पेकुलियर सिचुएशन के बारे में बात करता है। वो पेकुलियर सिचुएशन ये है कि मानो मानो कि ऐसे किसी केस में वो जो एक्यूज है उस पे केवल एक ही अपराध के बारे में चार्ज लगाया गया, और केस के चलते चलते ऐसा लगा कि उस व्यक्ति ने तो भाई दूसरा अपराध किया है, दूसरा ऑफेंस किया है जिसके बारे में उस पे चार्ज लगाया जा सकता था। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो व्यक्ति है इसको कन्विक्ट किया जा सकता है उस दूसरे अपराध के बारे में जिसके बारे में एविडेंस कोर्ट के सामने आया है, भले ही उसके बारे में चार्ज फ्रेम नहीं किया गया था। मतलब मानो ये स्थिति बन रही थी कि हो सकता था जो सर्कमस्टांसेस बन रही थी, जितनी इंफॉर्मेशन कोर्ट के पास थी कि थेफ्ट हो, थेफ्ट फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस हो, रॉबरी हो, डकॉइटी हो, एक्सटॉर्शन हो, पर मानो कोर्ट ने क्या काम किया, कोर्ट ने सोचा
कि यार जितना देख के लग रहा है थेफ्ट ही होगा, तो मानो थेफ्ट के बारे में चार्ज लगा दिया, या फिर मानो थेफ्ट या थेफ्ट फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस के बारे में चार्ज लगा दिया। केस चला, जब केस चला और जो फैक्ट्स एस्टेब्लिश हुए, उन फैक्ट से ये निकल के आया कि भाई जो अपराध है वो थेफ्ट या थेफ्ट फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस का नहीं है, वो अपराध तो भाई रॉबरी का है। जो अपराध हुआ है वो अपराध रॉबरी का है। और जब वो चार्ज फ्रेम कर रहा था कोर्ट, तो उसके दिमाग में आया था कि रॉबरी भी हो सकता है, पर उसने चार्ज फ्रेम नहीं किया क्योंकि उस समय उसे लगा कि रॉबरी तो मुश्किल है। पर आगे जाके तो बिल्कुल केस पलट गया और बात रॉबरी की निकल के आ गई। तो यहां पे कोर्ट के हाथ बंधे हुए नहीं है। इस बात के बावजूद कि उसने शुरू में रॉबरी के बेसिस पे चार्ज फ्रेम नहीं किया था, कंफ्यूजन होने के बावजूद, भले ही उसे लग रहा था कि कुछ परसेंटेज चांस है कि रॉबरी भी हो सकता है, फिर भी उसने चार्ज फ्रेम नहीं किया था। इस बात के बावजूद वो उस व्यक्ति को रॉबरी के लिए पनिश कर सकता है, और वो व्यक्ति ये ऑब्जेक्शन नहीं ले पाएगा कि उस पे तो रॉबरी का चार्ज ही नहीं था। पर ये बच्चे बड़ी अटपटी सिचुएशन है। ये अटपटी सिचुएशन क्यों है? क्योंकि ये वायलेशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल का। और वो वायलेशन क्या है? हमारा जो रूल ऑफ प्रोसीजर है वो कहता है कि जो चार्ज है किसी भी व्यक्ति का और जो उसका जो कन्विक्शन है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब जिन अपराधों के लिए किसी व्यक्ति पे चार्ज लगाया जाता है, उन्हीं अपराधों के लिए या उनमें से ही किसी एक के लिए आमतौर पर उस व्यक्ति का कन्विक्शन होना चाहिए, क्योंकि उस चार्ज के ही आधार पर वो अपना डिफेंस तैयार करता है और उसी हिसाब से केस लड़ता है। अब मानो आपने चार्ज लगाया एक्स का और कन्विक्शन कर दिया जेड का, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसको मौका ही नहीं मिला जेड के बारे में अपना डिफेंस प्रोड्यूस करने का। तो ये तो धोखाधड़ी का मामला हो जाएगा। तो आम परिस्थितियों में जिस बारे में चार्ज लगा है उसी बारे में कन्विक्शन होना चाहिए। पर ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर चार्ज के नाम मौजूद होने के बावजूद उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए आप अलाउ कर रहे हो कोर्ट को उस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट करने को। पर ये बच्चे बहुत बड़ा कुछ ऐसा एक्सेप्शन नहीं है, इससे कुछ बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारे इस सेक्शन के अंदर सबसेक्शन 2 के अंदर सेक्शन 221 के ऐसा करने से पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा, ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो जो ऑफेंस है जिसके लिए आपने चार्ज फ्रेम नहीं किया है और जिसके लिए आप फाइनली कन्विक्ट कर रहे हो, वो एक ऐसा ऑफेंस है जो आपके दिमाग में आया था, भले ही आपने चार्ज फ्रेम नहीं किया पर आपके दिमाग में आया था, जिसकी प्रोबेबिलिटी लग रही थी चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पे। अगर प्रोबेबिलिटी लग रही थी, भले ही उसके बारे में चार्ज फ्रेम नहीं किया, तो आप उसके बारे में कन्विक्शन कर सकते हो। पर अगर वो ऐसा ऑफेंस है, मानो कंफ्यूजन था थेफ्ट, थेफ्ट फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस, रॉबरी, डकॉइटी, एक्सटॉर्शन में, और कन्विक्शन कर दिया आपने मर्डर के लिए या रेप के लिए, जिसका कोई लेना ही देना नहीं है यार, कभी सोचा ही नहीं था कि स्थिति मर्डर की भी बन जाएगी या रेप की भी बन जाएगी, पर बन गई। केस में तो कुछ भी हो सकता है ना, एक एविडेंस निकल के आ जाए, बात खत्म। तो फिर ये सेक्शन किसी काम का नहीं है, फिर तो वो ट्रायल फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, फिर तो आपको मर्डर और रेप के बारे में नया ट्रायल चलाना पड़ेगा। ये सेक्शन का फायदा आपको तभी मिलेगा जब वो अपराध जिसके लिए कन्विक्शन हो रहा है वो एक प्रोबेबल चार्जेबल ऑफेंस था, भले ही चार्ज नहीं लगाया गया था उसके ऊपर, पर वो एक प्रोबेबल ऑफेंस था। ठीक है, तो हमको दो बातें सीखने को मिलती हैं बच्चे इस सेक्शन के अंदर। पहली बात तो ये है कि अगर डाउट है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में डाउटफुल परिस्थिति बन रही है कि वो जो सारे फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं उनके आधार पर
कौन कौन सा अपराध बन रहा है या इनमें से कौन सा अपराध बन रहा है, तो उन सब के बारे में चार्ज फ्रेमिंग करके एक ही ट्रायल चला सकते हो। पर अगर डाउट है, फिर भी किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के बारे में चार्ज फ्रेमिंग नहीं हुई, पर ओवर टाइम उसी बारे में एविडेंस एस्टेब्लिश हो गया, तो उस ऑफेंस के बारे में आप कन्विक्शन कर सकोगे डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके बारे में चार्ज फ्रेमिंग नहीं हुई थी, अगर वो एक ऑफेंस प्रोबेबल ऑफेंस था चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पे, वो ऑफेंस आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होना चाहिए। अब मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप के करके बताओ कि आप सभी लोगों को सेक्शन 221 समझ में आया है या नहीं, जल्दी से मुझे बता दो, फटाफट से बता दो बच्चे, टाइम बहुत कम रह गया है। क्लियर है? देखो बच्चे, सेक्शंस कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको कोई चीज नहीं भी समझ में आ रही है या आपके सर में दर्द हो रहा है या आपको चक्कर आ रहे हैं, दैट इज वेरी कॉमन। कोई भी बंदा अगर इन कॉन्सेप्ट्स को पहली बार पढ़ेगा तो यह इजी नहीं है। मेरे लिए बहुत आसान है बोलना कि समझ में आ गया, क्योंकि मैं इन चीजों को 50 बार पढ़ चुका हूं, 50 बार पढ़ा चुका हूं, तो इट इज वेरी इजी फॉर मी, बट आई अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट सो फॉर यू। इफ यू आर नॉट एबल टू गेट एनीथिंग, बच्चे, you need to rewatch the video and try to focus on the things on which I am putting my effort. अगर आप उस तरफ देखोगे और उस कॉन्टेक्स्ट में सोचने की कोशिश करोगे, आपको बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि बात सिंपल है। टाइम लगता है बस अपने दिमाग को उस जगह पे ले जाने के लिए जहां पर हम उस चीज को समझ पाए, बस उस कॉन्टेक्स्ट में पहुंचने का चैलेंज है। बात कुछ बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, कुछ ऐसा रॉकेट बनाने का मैं आपको वो नहीं बता रहा हूं आइडिया, ठीक है? नाउ कमिंग फ्रॉम सेक्शन 221 यू नीड टू कम टू दी सेक्शन 223। 222 को स्किप करके आएंगे 223 पे, क्योंकि जैसा मैंने आपको ग्राफ बनाया था कि सेक्शन 218 के 4 एक्सेप्शनल सेक्शंस हैं, 219, 220, 221 और 221 के बाद कौन सा, 223, और 222 और 224 एक्सप्लेनेटरी है। तो पहले 223 को करेंगे, और आज की क्लास का बच्चे ये लास्ट सेक्शन होगा, जो हमारा सेक्शन 222 और 224 है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, पर 223 पे अपनी जान लगा दो। तो मान के चलो आपकी क्लास में अभी 15 मिनट बचे हैं, 15 मिनट फुल फोकस से मेरी बात को सुनना, ठीक है? कम टू सेक्शन 223। बच्चे, पहली बात तो मैं पहला कॉन्टेक्स्ट आपको पहले ही खोल दूं कि मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं कि चाहे वो 219 हो, चाहे 220 हो, चाहे 221 हो, वो सारी सिचुएशन कैसी थी जहां पर जो एक्यूज व्यक्ति था वो एक था, अ सिंगल पर्सन वाज डूइंग ऑल दोज एक्ट्स, तो एक ही बंदा इन्वॉल्व था, तो कंफ्यूजन होने के चांसेस थोड़े से कम थे, क्योंकि भले ही चार्ज एक या एक से ज्यादा हो जाएं, ट्रायल एक या एक से ज्यादा हो जाएं, बट जो सब्जेक्ट मैटर था वो एक सिंगुलर पर्सन था, एक ही बंदा था, जो कुछ किया था या नहीं किया था उसी ने किया था या नहीं किया था। पर सेक्शन 223 के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन डबल हो जाती है, क्योंकि यहां पे चार्जेस भी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, ट्रायल भी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, और जो लोग हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो एक्यूज्ड व्यक्ति हैं वो भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। So for the very first time we are coming to a section where the accused person may be more than one. तो जब हम जॉइंट ट्रायल की बात करेंगे या जॉइंट चार्ज की बात करेंगे, इट विल नॉट बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए सिंगल पर्सन, बट रादर टू और मोर पर्संस। तो वहां पे सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होना स्वाभाविक है, कोई नहीं बचा सकता उसको। और सेक्शन 223 थोड़ा सा लेंदी भी है, एक बार देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, जी तक जाता है, ठीक है? तो फटाफट से देखेंगे। देखो, ये जो लोग हैं, पर्सन्स देख रहे हो, प्लूरल है, एक से ज्यादा लोग होने वाले हैं। दी फॉलोइंग पर्सन्स मे बी चार्ज्ड एंड ट्राइड टुगेदर, मतलब ये जो लोग हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं, उन सारे लोगों का एक साथ चार्जिंग हो सकता है और उन सारे लोगों का एक साथ ट्रायल चलाया जा सकता है एक ही केस के अंदर। देखो किन किन लोगों का एक साथ चार्जिंग और ट्रायल हो सकता है। पहला, वो लोग जिन पे आरोप लगा है एक ही अपराध का, जो अपराध
उन्होंने सेम ट्रांजैक्शन के अंदर किया है, एक ही अपराध सेम ट्रांजैक्शन के अंदर। कैसे? ऐसे। रिक्वायरमेंट्स को देखो। पहली रिक्वायरमेंट, मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन इज इन्वॉल्व, जो एक्यूज्ड है वो एक से ज्यादा है। दूसरी रिक्वायरमेंट, इन एक से ज्यादा लोगों ने एक ही अपराध किया है, सेम ऑफेंस किया है, और इन्होंने ये जो सेम ऑफेंस किया है ये सेम ट्रांजैक्शन के अंदर किया है, सेम ट्रांजैक्शन के अंदर किया है। इसका एग्जाम्पल, मानो दो लोग हैं, दो लोगों ने मिलके एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया। तो ये जो दो लोग हैं जिन्होंने मिलके एक ही अपराध किया ना, मर्डर किया, और मिलके किया तो सेम ट्रांजैक्शन के दौरान किया, तो ये जो दो लोग हैं इनके बारे में एक ही चार्ज और एक ही ट्रायल चलाया जा सकता है। एक ही चार्ज के अंदर लिखा जा सकता है कि ए और बी ने मिलके सी का मर्डर किया, और एक ही केस के अंदर कोर्ट जज कर सकता है कि इन दोनों को मर्डर का अपराधी घोषित किया जाना चाहिए या नहीं। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? दो या दो से ज्यादा लोगों का होना, उनका एक ही, यहां पे सिमिलर नहीं लिखा, ऐसा नहीं है कि ए ने फलाने का मर्डर कर दिया, बी ने फलाने का मर्डर कर दिया, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। ऑफेंस सिमिलर है कि उसने भी मर्डर किया, उसने भी मर्डर किया, पर वो सेम ऑफेंस नहीं है। सेम ऑफेंस मींस दोनों ने, मतलब एक ही अपराध किया हो, दोनों ने मिलके घर में चोरी की, दोनों ने मिलके किसी महिला का रेप किया, दोनों ने मिलके कहीं पे डकैती की। डकैती के लिए चलो 5 चाहिए, बट हाँ, और वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ने उसको एक दिन पहले चांटा मारा था, दूसरे ने उसको दूसरे दिन चांटा मारा, और अनरिलेटेड रीजंस की वजह से मारा। तो ऐसे दो लोगों के बारे में नहीं चल सकता साथ में केस। दोनों ने एक वजह के लिए चांटे मारे, और हो सकता है साथ में भी मारे। सेम ट्रांजैक्शन का मतलब बताया ना, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन जहां पे उन एक से ज्यादा व्यक्तियों का एक ही केस के अंदर ट्रायल चल सकेगा। अब आओ दूसरी स्थिति पे। वो लोग जो एक्यूज हैं किसी अपराध के, और वो लोग जो एक्यूज हैं उस अपराध के अबेटमेंट के या फिर अटेम्प्ट के। मतलब सबसे पहली बात, यहां पे क्या हो रहा है कि दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, ये तो सब जगह होने वाला है, पर यहां पे वो जो दो या दो से ज्यादा लोग हैं सारे सेम ऑफेंस नहीं कर रहे। जैसे पिछली सिचुएशन में कर रहे थे, सारे सेम ऑफेंस कर रहे थे, मर्डर, रेप, थेफ्ट, हर्ट, सब सेम ऑफेंस कर रहे थे। यहाँ पे सेम ऑफेंस नहीं कर रहे, यहाँ पे उनमें से कोई व्यक्ति है जो प्रिंसिपल ऑफेंस कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफेंस कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफेंस का मतलब मेन अपराध कर रहा है, और कोई दूसरा व्यक्ति है जो उस अपराध का अबेटमेंट कर रहा है, और कोई तीसरा व्यक्ति है जो उस अपराध का अटेम्प्ट कर रहा है। मानो इस व्यक्ति ने मर्डर किया, इस व्यक्ति ने उस मर्डर का अबेटमेंट किया, किसी को उकसाया, या किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी की, या किसी को इंस्टिगेट किया, या किसी को एड किया, और इस व्यक्ति ने मर्डर करने की कोशिश की। इन तीनों ने अलग अलग अपराध किए हैं। इसको सजा मिलनी है कहां? 302 के अंदर, इसको मिलनी है 107(8) के अंदर, और इसको मिलनी है 307 के अंदर। अलग अलग अपराध किए हैं, पर क्योंकि आप देख रहे हो, खुद समझ पा रहे हो उसका लॉजिक, कहीं ना कहीं ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल ऑफेंस है उसी का अबेटमेंट है, उसी का अटेम्प्ट है, तो उस प्रिंसिपल ऑफेंस से जुड़े हुए हैं। भले ही ये लोग उस प्रिंसिपल ऑफेंस को नहीं कर रहे, इसने मर्डर नहीं किया, इसने मर्डर का अबेटमेंट किया, ये मर्डर कर नहीं पाया, ये केवल अटेम्प्ट तक ही रह गया,
पर ये जुड़े हुए हैं उस प्रिंसिपल ऑफेंस से। तो ऐसी परिस्थिति में भी इन तीनों लोगों का एक ही चार्जिंग के साथ एक ही ट्रायल चलाया जा सकेगा। तो वो लोग जिसमें से कुछ प्रिंसिपल ऑफेंस करते हैं, कुछ अबेटमेंट करते हैं या कुछ अटेम्प्ट करते हैं, जरूरी नहीं है तीनों मौजूद हो। अगर ये दो मौजूद है तो इन दोनों का हो सकता है, अगर ये दोनों मौजूद हैं तो इन दोनों का हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन, तो ऐसी परिस्थिति में इन लोगों के बारे में एक ट्रायल चलाया जा सकेगा। तो वो लोग जो एक दूसरे से जुड़े हैं, कैसे? प्रिंसिपल ऑफेंस, अबेटमेंट या फिर अटेम्प्ट के आधार पर। तीसरी परिस्थिति जिनके बारे में एक ही ट्रायल चलाया जाएगा, वो लोग जिन पे जो एलिगेशन है वो एक से ज्यादा अपराधों का है, पर वो जो एक से ज्यादा अपराध हैं वो सेम काइंड के हैं। अब सेम काइंड देख के आपको 219 की याद आनी चाहिए। 219 याद है ना कि भूल गए? एक साल में 3 ऑफेंसेस तक जो सेम काइंड के होंगे तो उनके बारे में एक व्यक्ति के खिलाफ चार्ज किया। तो 219 में क्या थी? एक व्यक्ति की स्थिति कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा अपराध कर रहा था जो सेम काइंड के थे। यहां पर वही सेम काइंड वाला कॉन्सेप्ट लगाया गया है, पर फर्क इतना सा है कि वो जो सेम काइंड के ऑफेंसेस हैं सेक्शन 223 के अंदर वो एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, एक से ज्यादा व्यक्ति के द्वारा हो रहे हैं। बाकी की बात वही है कि सेम काइंड के ऑफेंसेस हैं और वो जो ऑफेंसेस हो रहे हैं वो 12 महीनों के अंदर हो रहे हैं। और एक और फर्क है, 219 में लिमिट लगाई गई थी कि ज्यादा से ज्यादा 3 अपराधों के बारे में ट्रायल चलाया जा सकेगा, एक ही केस चलाया जा सकेगा, पर यहां पे ऐसी लिमिट नहीं है, 3 से ज्यादा भी परिस्थिति बन सकती है। तो यहां पे क्या हो रहा है, हमारी तीसरी सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है बच्चे, कि 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और ये जो 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं वो सेम काइंड का ऑफेंस कर रहे हैं। और सेम काइंड का ऑफेंस का मतलब बच्चे आपको मैंने बताया था ना, सेम सेक्शन प्लस सेम पनिशमेंट प्लस अटेम्प्ट। अबेटमेंट नहीं आता इसमें, अटेम्प्ट आता है, केवल अटेम्प्ट। तो वो जो लोग हैं जो ऐसे अपराध कर रहे हैं जो सेम सेक्शंस के अंदर कर रहे हैं, जो सेम पनिशमेंट पा रहे हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग जो मर्डर कर रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग जो रेप कर रहे हैं, और अटेम्प्ट भी इंक्लूडेड है। तो 2 लोग जिसने, एक ने रेप किया, एक ने अटेम्प्ट किया रेप करने का, या एक ने मर्डर किया, दूसरे ने मर्डर किया, दूसरे ने अटेम्प्ट किया। तो 2 या 2 से ज्यादा लोग जो सेम काइंड का ऑफेंस कर रहे हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स। तो ये जो सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस किए जा रहे हैं, जो उनमें से पहला व्यक्ति जिसने ऑफेंस किया और जो आखिरी व्यक्ति जिसने ऑफेंस किया, उन दोनों के बीच में फासला 12 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 12 महीने से ज्यादा फासला हो गया तो एक ट्रायल नहीं चला सकते। तो सेम काइंड का भी होना जरूरी है और उसका कमिटल देयर हैज टू बी विद इन 12 मंथ्स। पर अच्छी बात क्या है कि 219 की तरह यहाँ पे 3 ऑफेंसेस वाली लिमिटेशन नहीं। ठीक है, so this is the third scenario. Come to the fourth scenario. वो पर्सन जिन पे जो एक्यूजेशन लगा है वो एक्यूजेशन तो डिफरेंट ऑफेंसेस का है, अलग अलग ऑफेंसेस का है, पर वो अलग अलग ऑफेंसेस जो हैं सेम ट्रांजैक्शन के तौर पर कमिट किए गए हैं। तो यहां पर भी पॉइंट नंबर डी के भी अंदर आप देख रहे हो जो लॉजिक आ रहा है वो सेम ट्रांजैक्शन का आ रहा है, और पॉइंट नंबर ए के भी अंदर जो पहला पॉइंट था वो भी सेम ट्रांजैक्शन के आधार था। फिर आप सोचोगे कि ए और डी में फर्क क्या है, क्योंकि ए भी सेम ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है, डी भी सेम ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है। फर्क है, जहां ए के अंदर जब हम सेम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे थे कि 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं जो सेम ट्रांजैक्शन के अंदर ऑफेंसेस को कर रहे हैं, पर वो जो ऑफेंस कर रहे थे सेम ट्रांजैक्शन के अंदर वो सेम ऑफेंस था। मैंने एग्जांपल दिया था ना कि 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके मर्डर कर रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके रेप कर रहे हैं, पर डी पॉइंट के अंदर अपराध तो सेम ट्रांजैक्शन के अंदर हो रहे हैं, पर वो जो लोग अपराध कर रहे हैं वो अलग अलग हैं। एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर उनमें से एक व्यक्ति मर्डर कर रहा है, दूसरा व्यक्ति रेप कर रहा है, तीसरा व्यक्ति रॉबरी कर रहा है, चौथा व्यक्ति किडनैपिंग कर रहा है। तो फिर इनमें संबंध क्या है? संबंध है सेम ट्रांजैक्शन का। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 लोग निकले घर से मारुति वैन में बैठ के बदला लेने के लिए, और एक घर पे धावा बोल दिया,
जिस आदमी से मेन लड़ाई थी, पहले आदमी ने उसको गोली मार दी, शूट कर दिया, फिर उस आदमी का जो बच्चा था दूसरे आदमी ने उसको पकड़ के वैन में डाल दिया, उस आदमी की जो वाइफ थी उस वाइफ के साथ छेड़खानी करी, बदतमीजी दी उसके साथ। तो ऐसी सिचुएशन जहां पे अलग अलग लोग इन्वॉल्व हैं, जो अपराध सेम ट्रांजैक्शन में ही कर रहे हैं, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस में ही कर रहे हैं, बट वो जिनके जो ऑफेंसेस हैं वो सेम नहीं है। सारे मिलके मर्डर नहीं कर रहे, सारे मिलके किडनैपिंग नहीं कर रहे, सारे मिलके छेड़खानी नहीं कर रहे। दे आर ऑल डूइंग देयर सेपरेट ऑफेंसेस, डिफरेंट ऑफेंसेस, बट वो जुड़े हुए सेम ट्रांजैक्शन से। तो ऐसे भी लोग जिन्होंने अलग अलग अपराध करे हैं, पर क्योंकि उन्होंने सेम ट्रांजैक्शन के अंदर करे हैं, तो उनका ट्रायल एक ही हो सकता है। ठीक है, तो इसको ए और डी को साथ में भी पढ़ सकते हो आप। जो ई है वो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर ऑफेंसेस। यहां पे क्या, जो वो लोग हैं जो दो या दो से ज्यादा हैं, उन पे जो एक्यूजेशन लगा है वो एक ऐसे अपराध का लगा है जिसमें थेफ्ट भी आ सकता है, जिसमें एक्सटॉर्शन भी आ सकता है, चीटिंग भी आ सकता है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन भी आ सकता है। और इसके साथ साथ वो लोग जो ऐसी किसी प्रॉपर्टी को कंसील कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, जिनके रिलेशन में ये अपराध हुए हैं, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो ये जो लोग हैं इनके बारे में भी सेम केस के अंदर ट्रायल चलाया जा सकता है। या वो लोग जो अबेटमेंट कर रहे हैं इन अपराधों का, या अटेम्प्ट कर रहे हैं इन अपराधों को करने की, तो उन लोगों के बारे में भी ट्रायल चलाया जा सकता है। तो बच्चे ये जो ई नंबर पॉइंट है ये स्पेसिफिक है इन चार ऑफेंसेस के बारे में। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको चाहिए दो या दो से ज्यादा लोग हों। दूसरे नंबर पर ये जो दो या दो से ज्यादा लोग हैं, इन्होंने क्या किया है, इनमें से कुछ ने थेफ्ट किया है, एक्सटॉर्शन किया है, एक्सटॉर्शन किया है, ठीक है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन किया है, और एक और अपराध था क्रिमिनल चीटिंग किया है, चीटिंग किया है। आप देख रहे हो ये जो चारों ऑफेंसेस हैं इसमें क्या कॉमन है, इन चारों ऑफेंसेस में प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। चोरी आप प्रॉपर्टी करते हो, एक्सटॉर्शन आप प्रॉपर्टी के रिलेशन में करते हो, मिसएप्रोप्रिएट आप प्रॉपर्टी करते हो, चीटिंग आप प्रॉपर्टी के रिलेशन में कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में अगर ये जो दो या दो से ज्यादा लोग हैं उनमें से कुछ लोग ये अपराध कर रहे हैं और बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, वो जो प्रॉपर्टी है जिसके रिलेशन में ये अपराध किया गया है उस प्रॉपर्टी को कंसील करने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ऑफेंस डिफरेंट कर रहे हैं। स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करना, स्टोलन प्रॉपर्टी को कंसील करना इज ए डिफरेंट ऑफेंस फ्रॉम थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन और चीटिंग। उनका जो ऑफेंस है वो डिफरेंट है। पर आप देख रहे हो क्योंकि वो उसी प्रॉपर्टी के रिलेशन में है जिसके रिलेशन में ये सारे अपराध हुए हैं, फॉर दैट रीजन वी आर सेइंग कि वो लोग जिन्होंने ये ऑफेंस किए और वो लोग जिन्होंने उस प्रॉपर्टी को छुपाया उनका साथ में ट्रायल चल सकता है। और आखिरी में वो लोग जिन्होंने थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन या फिर चीटिंग जो है वो की तो नहीं, पर उसका अबेटमेंट किया या फिर उसका अटेम्प्ट किया या फिर उसको छुपाने का अबेटमेंट किया या उसका छुपाने का अटेम्प्ट किया, तो वो लोग जो अबेटमेंट कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं ऐसा करने की, उनके बारे में भी सेम ट्रायल चलाया जा सकता है। तो अगर ऑफेंसेस, अगर दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं जिसमें से कुछ ने ये ऑफेंस किया है और बाकी के लोगों ने ये ऑफेंस किया है और कुछ लोगों ने ये स्थिति आई है, तो इन सब के बारे में एक ही ट्रायल चलाया जा सकता है। तो इस पॉइंट को कैसे याद रखोगे, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, चीटिंग, मतलब ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। तो ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करती है पांचवी स्थिति। ठीक है, क्लियर है। नाउ कम टू एफ। यहां पे क्या बोला जा रहा है, जो पर्सन है उन पे जो एक्यूजेशन लग रहा है, वो फिर से देख लो अगला स्पेसिफिक सेक्शन है, वो एक्यूजेशन लग रहा है 411 का और 414 का हमारे इंडियन पीनल कोड का, या उनमें से किसी भी सेक्शन का, जो स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में है, जिसका जो पोजेशन है वो ट्रांसफर कर दिया गया है।
तो यहां पर अगर कोई भी परिस्थिति बन रही है जहां पर कुछ लोग, दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, जिनमें से कुछ ने 211 या 214 का अपराध किया है। एक मिनट में आपको दिखाता हूं बच्चे, आप सभी लोग आईपीसी निकाल लो, इंडियन पीनल कोड में देखो जरा। वरना आपके दिमाग में खटकता रहेगा कि सर ने बताया नहीं कि 411 क्या है। देखो बच्चे, 411 बात करता है डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, और 414 बात करता है असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। तो क्या बोला जा रहा है कि वो लोग, दो या दो से ज्यादा लोग जो हैं, उन पे एक्विजिशन लगा है इन दोनों में से किसी भी काम का, हमारे आईपीसी का, या इनमें से किसी भी सेक्शन का जो स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में है। ठीक है, जिस प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है जो इनमें से कोई भी ऑफेंस को कमिट कर रहा है उस स्टोलन प्रॉपर्टी के रिलेशन में, तो मानो चाहे 411 वाली से, एक सेकेंड, बहुत सिमिलर सिचुएशन है जो अभी हमने ई पॉइंट के अंदर पढ़ी है। बच्चे देखो, सबसे पहले हमको दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए। दूसरे नंबर पे जो ऑफेंसेस चाहिए वो 411 का होना चाहिए या 414 का होना चाहिए। अब दोनों ही ऑफेंसेस को देख लो, चाहे डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी हो, चाहे असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी हो, कॉमन क्या है दोनों जगह? स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी। तो अगर इन दो या दो से ज्यादा लोगों ने स्टोलन प्रॉपर्टी के रिलेशन में ऑफेंसेस किए हैं, चाहे वो 411 के अंदर किए हों, चाहे वो 414 के अंदर किए हों, बच्चे डिफरेंट ऑफेंसेस हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट पनिशमेंट हो सकते हैं, पर दे आर इन रिलेशन टू स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई प्रॉपर्टी के बारे में। फॉर दैट रीजन ये जो लोग हैं, ये जो लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ दी, मतलब आप देख रहे हो एक चीज पहले होती है, एक चीज बाद में होती है। स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करना मतलब प्राप्त करना, और फिर उसको छुपाना या फिर छुपाने में सहायता करना। अगर ये दोनों ही चीजें किसी एक सेम प्रॉपर्टी के बारे में हो रही है तो नो डाउट ये दो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार जुड़े हुए हैं जैसे पिछली परिस्थिति में जुड़े हुए थे कि कुछ लोग थेफ्ट कर रहे थे, एक्सटॉर्शन कर रहे थे, और जो बाकी के लोग थे वो क्या कर रहे थे? उसी काम में असिस्ट कर रहे थे। तो इस वजह से उनमें कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा था। यहां पे भी लगभग लगभग उसी आधार से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। क्योंकि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, फॉर दैट रीजन उनके बारे में कॉमन ट्रायल चलाया जा सकता है। ठीक है, वहां पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन ये सब हो रहा था, प्रॉपर्टी की कंसील की जा रही थी और उसका अबेटमेंट अटेम्प्ट इंक्लूडेड था। यहाँ पे बस स्पेसिफिक कर दिया दो सेक्शंस के बारे में और बोल दिया कि अगर स्टोलन प्रॉपर्टी वही है, सेम है, कॉमन है, और वो जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, अलग अलग लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनके बारे में सेम ट्रायल चलाया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसमें बस दो सेक्शन याद करना, सेक्शन 411 और सेक्शन 414। और कमिंग टू द लास्ट सिचुएशन, द वेरी लास्ट सिचुएशन हमारे इस सेक्शन की, यहाँ पे क्या सिचुएशन है? वो जो लोग हैं उन पे एक्यूजेशन जो लगा है अपराध का, वो लगा है चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमारे आईपीसी के। और चैप्टर नंबर 12 आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, वो काउंटरफीट कॉइन वगैरह बनाना, उसको बेचना, वो सारी चीजें जो होती थी। तो जो व्यक्ति हैं, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति हैं, उन पे जो एक्यूजेशन लगा है वो चैप्टर 12 के अंदर लिखा है, काउंटरफीट कॉइन के रिलेशन में लगा है। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति उसी कॉइन के रिलेशन में अबेटमेंट कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है किसी भी अपराध को करने की जो चैप्टर 12 के अंदर लिखा हुआ है, तो ऐसे सारे लोगों के बारे में एक ही ट्रायल चलाया जा सकता है। बच्चे अगर आपको थोड़ा भी याद हो, जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 पढ़ाया था तो वहां पे एक लिस्ट ऑफ सेक्शन थी, बहुत लंबी लिस्ट थी, जो किसी भी काउंटरफीट कॉइन के रिलेशन में किया जा सकता था। जैसे सेक्शन 231 से कहानी शुरू होके पूरी कहानी चली थी सेक्शन 246 तक। इमेजिन कितना ब्रॉड ब्रॉड पर्सपेक्टिव था ये चैप्टर 12 का। और सारी की सारी जगह क्या थी कि किसी भी काउंटरफीट कॉइन के रिलेशन में अलग अलग तरीके के अपराध किए जा रहे थे। ठीक है, तो स्टैम्प्स की बात कहां पे जाके शुरू हुई थी? एक सेकेंड, पोजेशन, डिलीवरी ऑफ कॉइन, 255, 266, सी कितना कॉम्प्रिहेंसिव था।
256 से जाके 255 से जाके बात शुरू हुई है, तो 254 तक हमारा 230 से लेके 254 तक जो डिस्कशन था चैप्टर 12 में, इट वाज अबाउट कॉइन एंड काउंटरफीट कॉइन्स। और वो सब एक सेम ऑफेंस, सेम कॉइन के रिलेशन में हो सकते थे। जैसे मेकिंग और सेलिंग ऑफ काउंटरफीट कॉइन 233 के अंदर कवर था, 235 के अंदर पोजेशन कवर्ड था, 237 के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कवर्ड था, 239 के अंदर डिलीवरी कवर्ड थी। ये सारे ऑफेंसेस हैं तो उसी काउंटरफीट कॉइन के रिलेशन में। तो मानो कोई एक व्यक्ति है जो इस काउंटरफीट कॉइन को बना रहा है, दूसरा व्यक्ति उस काउंटरफीट कॉइन को बेच रहा है, तीसरा व्यक्ति उस काउंटरफीट कॉइन को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है। तो ये जो सारे लोग हैं जो उसी काउंटरफीट कॉइन के रिलेशन में डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस को कमिट कर रहे हैं अंडर चैप्टर नंबर 12, इन सब के बारे में एक ही ट्रायल चलाया जा सकता है। तो हमारा ये जो आखिरी स्थिति है ये क्या है? चैप्टर नंबर 12 स्पेसिफिक है, क्योंकि वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव है। आखिरी में बात पढ़ लो प्रोवाइजो की। प्रोवाइजो कहता है कि जहां पर भी कई सारे लोगों पर चार्ज लगाया गया है अलग अलग अपराधों का, और अगर वो जो अलग अलग लोग हैं और जिन परिस्थितियों में उन्होंने अपराध किया है, वो ये जो मैंने सिचुएशंस आपको बताई, 7 सिचुएशंस मैंने आपको बताई, इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं गिर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो हमारा कोर्ट है वो अगर चाहे तो, अगर वो व्यक्ति एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो राइटिंग में, या फिर वो जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो सेटिस्फाइड है कि उस ऐसा फैसला लेने की वजह से, एक ही ट्रायल चलाने की वजह से उन पे प्रेजुडिशियल इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ऐसा करना ठीक रहेगा, तो ऐसे सारे लोगों को ट्राई कर सकता है टुगेदर। बच्चे आपको इस प्रोवाइजो को देख के याद आ जाएगी हमारे सेक्शन 218 के प्रोवाइजो की। सेक्शन 218 के प्रोवाइजो में मैंने आपको बताया था कि भले ही ये बात रूल है कि डिस्टिंक्ट ऑफेंस इक्वल टू सेपरेट चार्ज इक्वल टू सेपरेट ट्रायल, ये बात प्रिंसिपल की है, पर प्रोवाइजो के अंदर बोला गया था कि अगर वो व्यक्ति जो एक्यूज है, अगर वो खुद एप्लीकेशन फाइल करते हैं या फिर कोर्ट को अगर खुद से लगता है कि अगर ट्रायल एक ही चला देना चाहिए, सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रेजुडिशियल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा ही सेक्शन 223 के अंदर किया गया है। पहले तो अलग अलग परिस्थितियां बता दी गई हैं जहां पर एक से ज्यादा लोगों का एक साथ ट्रायल चलाया जा सकता है, पर मानो कोई भी सिचुएशन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग तो इन्वॉल्व हैं, पर इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही, ना ही सेम ट्रांजैक्शन की स्थिति बन रही है, ना ही वो थेफ्ट वेफ्ट वाली स्थिति बन रही है, ना ही सेम एक्ट वाली स्थिति बन रही है, मतलब इनमें से कोई सिचुएशन नहीं निकल के आ रही, फिर भी ऐसा हो सकता है कि उन लोगों के बारे में सेम ट्रायल चल सके अगर वो लोग मिलकर एप्लीकेशन फाइल करते हैं कोर्ट के सामने और कोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं कि अगर उनके बारे में एक ट्रायल चलाया गया तो उनके ऊपर कोई भी प्रेजुडिशियल इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ऐसा करना ठीक रहेगा, तो कोर्ट ऐसी परमिशन दे सकता है कि इस बात के बावजूद कि उन्होंने सेक्शन 223 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया, उनके बारे में एक ट्रायल चलाया जाएगा। तो कहने का मतलब है ये जो बातें हमने पढ़ी, ये जो हमने ग्राउंड्स पढ़े एक साथ ट्रायल चलाने वाले, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इनके अलावा भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहां पे कोर्ट परमिशन दे दे, पर वहां पर एप्लीकेशन की जरूरत हो जाएगी। पर अगर कोई केस है जहां पे ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है, वहां पे किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, बिना एप्लीकेशन के कोर्ट ऑर्डर कर सकता है सिंगल ट्रायल की, अगर इनमें से कोई रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है। अगर रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही है तब एप्लीकेशन नेसेसरी हो जाती है और कोर्ट का सेटिस्फाई होना जरूरी हो जाता है कि वो प्रेजुडिशियली इफेक्ट नहीं करेगा और वो एक्सपीडिएंट रहेगा। ठीक है बच्चे, अब मुझे फटाफट से बता दो सेक्शन 223 आप सभी को समझ में आया है या नहीं। बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे पर्सन की जगह पर्संस की बात हो रही है। सारे पहले के सारे एक्सेप्शंस में 219 में 220 में 221 में हम ऑफेंसेस पे फोकस कर रहे थे, पर हमारा बंदा एक था, एक ही बंदा था जो एक से ज्यादा अपराध कर रहा था और उन अपराधों के बीच का संबंध के आधार पर हम सेम ट्रायल की बात कर रहे थे या सेम चार्ज की बात कर रहे थे। 223 में क्या है, बंदे ही 2 या 2 से ज्यादा हैं,
और उन्होंने जो अपराध किए हैं, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, उनके बीच का संबंध ऐसा है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि सेम ट्रायल चला सकते हैं। तो दोनों का लॉजिक थोड़ा सा अलग है। तो इस बात को, इस डिफरेंशिएशन को हमेशा याद रखना कि इन ऑल ऑफ द प्रीवियस सेक्शंस इट वाज द सिंगल एक्यूज्ड पर्सन, बट अंडर सेक्शन 223 इन ऑल ऑफ द सर्कमस्टांसेस देयर आर एट लीस्ट 2 और मोर पर्सन्स इन्वॉल्वड। दैट इज द बेसिक डिस्टिंक्शन। अब मुझे फटाफट से लास्ट बार बता दो, आर वी ऑल क्लियर सो फार? आज की दोनों क्लासेस में सेक्शन 218 से लेकर 223 तक, एक्सक्लूडिंग 222 और 24 जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, आप सभी लोगों को समझ में आया है या नहीं? मुझे जल्दी से बता दो। थैंक यू सो मच बच्चे, बट उम्मीद ये है कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। देखो मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश है, और मैं भी अपने एक्सप्रेशन को सुधार रहा हूं, मैं भी आप लोगों से सीख रहा हूं, मैं भी डे बाय डे इंप्रूव कर रहा हूं, पर फिर भी मैं यही चाहता हूं कि मेरे बच्चे को समझ में आए। तो अगर आपको समझ में आया है, विच इज वेरी गुड, बच्चे अगर कोई भी बच्चा है जिसको किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन रह गया है, बच्चा, आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, डू वॉच दीज क्लासेस अगेन, बिकॉज दिस एंटायर चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चार्ज नहीं समझोगे तो ट्रायल नहीं समझोगे, ये बात पक्की है। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। ये ऐसे सेक्शंस हैं जिनको टीचर्स आधे घंटे में 40 मिनट में कवर कर देते हैं, बट मैं इस पे 4 क्लासेस ले रहा हूं, इमेजिन, ओनली फॉर द रीजन कि कल को आपको ट्रायल समझने में दिक्कत ना हो। हाँ, क्लास नोट्स में बच्चे मैंने आज खुद अपने हाथों से बनाए हैं, आई एम वर्किंग ऑन देम बच्चे, और मेरे को थोड़ा सा मौका दो, आई विल स्टिल ट्राई टू इम्प्रूव माई एक्सप्रेशन। पर हाँ, आपको, आप देखना, आपको पसंद आएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने उनको उसमें कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चे, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय। और आप सभी को पता होना चाहिए कि मुस्लिम लॉ हमारा आज कंप्लीट हो गया है, तो फैमिली लॉ वी आर ऑफिशियली डन विद इट। तो आपके लिए रिवीजन का टाइम शुरू हो गया है, धीरे धीरे फैमिली को रिवाइज करने शुरू कर दो। जो टेस्ट मैंने डाला है उस टेस्ट को अटेम्प्ट करो, मेरे साथ व्हाट्सएप पे अपने स्कोर को शेयर करो। आई विल ट्राई टू रिकमेंड कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे परेशानी है, क्या इंप्रूव कर सकते हो। तो डू ट्राई टू रिवाइज द प्रोविजंस जो हमने कवर कर लिए हैं, और मैं जल्दी ही नया टेस्ट भी डालूंगा फैमिली पे, तो आप इसको फटाफट से कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट।